नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और कल का सेशन आपने ज़रूर देखा होगा। एक तो लाइव सेशन और दूसरा सेशन जो कि आपके जीएस कार्यक्रम से संबंधित था, जहाँ पे हम प्रत्येक दिन जीएस के 2 टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने पूरी वीडियो अवश्य देखी होगी। कल के जो कार्यक्रम थे उसमें एक से अधिक प्रश्न पूछे गए थे और इनमें से सबसे अच्छा जवाब जो आया है वो आया है विशाल कुमार जी का जवाब आया है। बहुत ही डिटेल में इन्होंने जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सुंदर भैया। और प्रयास करिएगा कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। विशाल कुमार जी, आपने जो जानकारी दी, बहुत ही बेहतर जानकारी आपने साझा की। ब्रह्म समाज की स्थापना से लेकर के भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा कब स्थापित हुई, किसके द्वारा स्थापित की गई, आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि कल हमने 1857 की क्रांति तक की चर्चा की थी, आज हम बिहार के इतिहास के अंतर्गत, बिहार का आधुनिक जो इतिहास है उसके अंतर्गत आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं ये है बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। क्या है? बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन। आप में से कुछ लोग होंगे कि करंट अफेयर्स का सेशन, तो आपको बता दें कि क्योंकि अब प्रत्येक दिन आपका 2 सेशन मिल रहा है, 2 सेशन आपको प्रत्येक दिन मिल रहा है, इसी के दृष्टिगत, इसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का जो सेशन है फाइनली अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है सुबह 4 बजे। तो करंट अफेयर्स का जो सेशन है वे सुबह 4 बजे 4 AM पर आपको रेगुलर मिलेगा। जैसे क्विज मिलती है उसी के साथ साथ आपको ये भी सेशन मिलेगा। और रात्रि 10 बजे जब हम मिलेंगे, 10 PM पे जब हम मिलेंगे, तो 10 PM पे आपका ये सेशन देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की, जब बात करते हैं तो सबसे पहले बिहार में बात आती है ब्रह्म समाज की। किसकी बात आती है? ब्रह्म समाज की बात आती है। सबसे पहले किसी संगठन की यदि बिहार में चर्चा होती है तो ब्रह्म समाज की चर्चा होती है। और ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में की गई थी। ठीक है, पटना और गया में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, या आप कह लीजिए उनकी प्रेरणा से, ये शाखाएं स्थापित की गई थी। इसके बाद आपको देखने को मिलता है वर्ष 1866 ईस्वी में, और वर्ष 1866 ईस्वी में डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष, याद रखिएगा डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष, डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष। और डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष के प्रयासों से 1866 ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो 1866 ईस्वी में डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष के प्रयासों से जो ब्रह्म समाज की शाखा थी ये भागलपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की गई थी? भागलपुर में ये शाखा स्थापित की गई थी। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। कब? 1866 ईस्वी में। और आपको बता दें कि बिहार के प्रमुख सुधारकों में जब हम बात करते हैं तो प्रकाश चंद्र सेन, गुरु प्रसाद सेन, निवारण चंद्र मुखर्जी, हरिसुंदर बोस और इनका नाम शामिल है। तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ तक के घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज के बाद जो दूसरी चर्चा होती है बिहार के संदर्भ में वो होती है आर्य समाज की चर्चा। ठीक है, आर्य समाज की चर्चा होती है। और आप जानते हैं आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा भी बिहार की यात्रा की गई थी और उनके द्वारा विशेष रूप से मुंगेर, पटना, भागलपुर और छपरा, ये कुछ शहर थे जहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भ्रमण किया था। इसके बाद आर्य समाज के अंतर्गत ही बात आती है वर्ष 1885 ईस्वी की। और वर्ष 1885 ईस्वी में जो घटनाक्रम है बिहार के दानापुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिहार के दानापुर से संबंधित है। और वर्ष 1885 ईस्वी में बिहार के दानापुर में पहला आर्य समाज मंदिर जो है वो स्थापित किया गया था। पहला आर्य समाज मंदिर जो बिहार में स्थापित किया गया था ये 1885 ईस्वी में बिहार के दानापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाद में इसकी जो शाखाएं थी वो मुजफ्फरपुर, सिवान और अन्य क्षेत्रों में भी खोली गई थी।
ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर बात आती है वर्ष 1868 ईस्वी की। और वर्ष 1868 ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रामकृष्ण परमहंस, एक नाम आता है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस द्वारा 1866 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में और 1896 ईस्वी में, याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस द्वारा और 1866 ईस्वी में, 90 और 96 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा भी बिहार की यात्रा की गई। तो ये भी याद रखना है कि रामकृष्ण परमहंस ने 1868 ईस्वी में और फिर 1866, 90 और 96, इन 3 वर्षों में स्वामी विवेकानंद ने भी बिहार की यात्रा की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने भी बिहार की यात्रा की। ये भी फैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है। बात आती है बिहार की, तो आपको बता दें कि जमशेदपुर, जो कि तत्कालीन बिहार का ही हिस्सा था, जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में आपको देखने को मिलता है कि 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस मिशन जो है, इसकी शाखा खोली गई। तो याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की शाखा जो है पहली बार बिहार में जमशेदपुर में वर्ष 1920 ईस्वी में खोली गई थी और बाद में वर्ष 1922 में पटना और देवघर, पटना और देवघर में इसकी शाखाएं खोली गई। ठीक है, आप जानते हैं कि शिक्षा का अध्यात्म के क्षेत्र में इस संस्था का बहुत ही बड़ा योगदान आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ फिर बात आती है अन्य समाज सुधारक जो संस्थाएं थी, जो समाज सुधार को लेकर के, धर्म को लेकर के काम कर रही थी, उनमें बात आती है वर्ष 1894 ईस्वी की। वर्ष 1894 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी, नाम तो आपने सुना होगा, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, और थियोसोफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे जिनका नाम था कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ऑलकॉट और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने भी बिहार की यात्रा की। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा कब की, तो आपको बताना है वर्ष 1894 ईस्वी में। और यह भी याद रखना है कि यहीं के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा। ये थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 1 दशक तक महासचिव भी रहे हैं। आगे जब आप बढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है कि 1890 और 91 ईस्वी में, 1890 और 91 ईस्वी में पटना में मौलाना अब्दुल रहीम, याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल रहीम, ये नाम याद आता है आपको, मौलाना अब्दुल रहीम द्वारा स्थापित मदरसा जिसका नाम था इस्लाहुल, मदरसे का नाम था इस्लाहुल मुसेलमीन, मुसेलमीन, ये जो मदरसा था इस्लाहुल मुसेलमीन, ये ऐसी पहली संस्था थी जिसे सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे जब बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वर्ष 1917 की बात आती है और वर्ष 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद, मौलाना मोहम्मद सज्जाद, इन्होंने जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा इन्होंने स्थापित की। किसकी स्थापित की? जमीयतुल उलेमाए, जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा जो है इन्होंने स्थापित की, ये भी याद रखना है। बात आती है वर्ष 1921 की। वर्ष 1921 की जब बात करते हैं तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान इमारते सरिया, याद रखिएगा, इमारते सरिया, इमारते सरिया नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना बिहार के मुसलमानों द्वारा की गई थी और इसके भी जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद सज्जाद। तो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई भी जो संस्थाएं थी, मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ थीं, जो कमियाँ थीं, उनको इंगित करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो संस्थाएं थी, उनमें से कुछ का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर हमने हिंदू धर्म की बात की, मुस्लिम धर्म की बात की, अब हम आ जाते हैं ईसाई धर्म की। तो आपको देखने को मिलता है वर्ष 1846 ईस्वी और वर्ष 1846 ईस्वी में हार्टमैन, याद रखिएगा, इनका शॉर्ट में नेम है हार्टमैन। हार्टमैन नामक एक पादरी थे,
इनको पटना में स्थापित किया गया। इन्होंने हार्टमैन नामक पादरी को पटना में स्थापित किया गया और इन्होंने धर्म प्रचार का जो कार्य था ये इनको सौंपा गया। तो ईसाई धर्म की यदि हम बात करते हैं कि जो धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन थे, इसमें ईसाई धर्म की बात पटना में कब आती है, तो वर्ष 1846 की बात आती है। तो इतना महत्वपूर्ण फैक्ट था जो बिहार में धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है बिहार में होम रूल आंदोलन। बिहार में दूसरा टॉपिक जो आज का है, बिहार में होम रूल आंदोलन। बिहार में होम रूल आंदोलन। बिहार में होम रूल आंदोलन। बिहार में होम रूल आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि होम रूल लीग की स्थापना भारत के संदर्भ में बात करें तो 1916 में देखने को मिलती है। 1916 ईस्वी में देखने को मिलती है। ठीक है, बाद में जब आप देखते हो तो 16 दिसंबर की बात आती है। 16 दिसंबर वर्ष 1916 को मौलाना मजहरुल हक, याद रखिएगा मौलाना मजहरुल हक, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मजहरुल हक के नेतृत्व में पटना में एक सभा आयोजित की गई और इसमें बिहार होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया और बाद में इन्हीं के परिणाम के स्वरूप, इसी बैठक के परिणाम स्वरूप, मौलाना मजहरुल हक के प्रयासों के स्वरूप बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना आपको देखने को मिलती है और इस लीग में मजहरुल हक जो थे ये अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें कई सारे अन्य सदस्य थे, उनका नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब बिहार में होम रूल आंदोलन की बात करते हैं तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर बात आती है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं वो आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं बिहार का चंपारण जिला है और बिहार का चंपारण जिला वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान रहा था। महात्मा गांधी ने जहां पे सत्याग्रह का प्रयोग किया, ये पहला स्थान ये बिहार से संबंधित था और बिहार के चंपारण जिले से संबंधित था। चंपारण में समस्या क्या थी? यदि हम चंपारण में समस्या की बात करें तो चंपारण में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा वहां के किसानों से एक अनुबंध किया गया और इस अनुबंध के तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई और इसे तिनकठिया पद्धति का नाम दिया गया। तो तिनकठिया पद्धति में 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। अब इसमें महात्मा गांधी जुड़े कैसे, यदि हम बात करें तो बात आती है लखनऊ अधिवेशन की। किसकी बात आती है? लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बात आती है और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पे बिहार का जो प्रतिनिधित्व था ये ब्रज किशोर प्रसाद, याद रखिएगा ब्रज किशोर प्रसाद ने यहाँ पे नेतृत्व किया। साथ ही साथ बिहार का आप कह सकते हो बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजकुमार शुक्ल भी यहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, तो बिहार का प्रतिनिधित्व यदि हम बात करें लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में तो ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल ने किया था और इन्होंने ही चंपारण के संदर्भ में राष्ट्रीय परिदृश्य पर नेताओं को अवगत कराया था और इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप गांधी जी द्वारा, जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में करके दिखाया था, गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में दिखाया था, संघर्ष जो किया था, उसी को यहाँ पे बताया गया, उसी से महात्मा गांधी को अवगत कराया गया कि यहाँ भी समस्याएं हैं और यदि यहाँ पे इस तरह का संघर्ष जैसे आपने दक्षिण अफ्रीका में किया है यहाँ पे भी किया जाता है तो शायद किसानों की समस्याएं सॉल्व हों और यहीं पर इन्होंने चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया। फिर इसके बाद हुआ कि 10 अप्रैल का घटनाक्रम है। 10 अप्रैल वर्ष 1917, 10 अप्रैल वर्ष 1917 को महात्मा गांधी का चंपारण आगमन होता है। तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। चंपारण आगमन होता है और फिर 1917 में पहली बार नील की खेती पर आंदोलन प्रारंभ होता है और इस मुद्दे को लेकर के इससे पहले भी आंदोलन हुए थे। वर्ष 1859 से 60 में हुए थे। वर्ष
1908 में हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे पहले और इसके बाद भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रभावकारी निर्णायक आंदोलन था वो वर्ष 1917 का था। इससे पहले 1914 में भी हुआ था, लेकिन निर्णायक जहाँ पे हल निकला इस समस्या का वो था वर्ष 1917 का आंदोलन, जहाँ पे महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ पे महात्मा गांधी ने 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को ये पहुँचते हैं और 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के जो मंत्री थे जिनका नाम था J.M. विल्सन, उनसे इन्होंने मुलाकात की और अपने बिहार आने का जो मकसद था वो उनको बताया। लेकिन यहाँ पे जो विल्सन थे वहाँ पे इन्होंने महात्मा गांधी को कोई भी सहायता देने या मदद करने से इनकार कर दिया, बहुत हल्के में लिया महात्मा गांधी को। और इसके बाद गांधी जी ने तिरहुत डिवीज़न था, तिरहुत डिवीज़न के जो कमिश्नर थे जिनका नाम था एल एफ मोगोल्ड, ठीक है, एल.एफ. मोगोल्ड, ये जो तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर थे, इनसे मुलाकात किया और यहाँ पर भी यदि हम बात करें गांधी जी को कोई आश्वासन नहीं मिला। आगे देखने को मिलता है कि मोरगेड ने न केवल जांच और सहायता करने से इनकार कर दिया बल्कि धारा 144 लगाकर महात्मा गांधी को चंपारण पहुंचने से रोकने की भी कोशिश की। आपको देखने को मिलता है कि 15 अप्रैल की वो तिथि है, 15 अप्रैल को महात्मा गांधी ये पहुंचते हैं मोतिहारी और वहाँ पे इनको बाबू गोरख प्रसाद के घर में ठहराया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ पे ठहराया गया था, तो बाबू गोरख प्रसाद के यहाँ पे महात्मा गांधी जो है बिहार में रुके थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ पे रुके थे, रुके थे मोतिहारी में, तो बाबू गोरख प्रसाद का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। आंदोलन के शुरुआती दौर में गांधी जी ने जो इनके प्रमुख सहयोगी रहे हैं जैसे ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, J.B. कृपलानी, इनके साथ गांव में निकलते थे और किसानों की समस्याओं को जो है ये सुनते थे, उनके बयान एक प्रकार से दर्ज करते थे। आगे देखने को मिला कि बिहार के उपराज्यपाल जिनका नाम था एडवर्ड गेट, इन्होंने महात्मा गांधी को वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता के पश्चात जुलाई 1917 में किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक समिति बनाई और इस समिति की जो अध्यक्षता थी ये अध्यक्षता किया था F.G. सलाई ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चंपारण में जो जांच समिति बनाई गई थी इसकी अध्यक्षता किसने की, तो F.G. सलाई ने इसकी अध्यक्षता की। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है और ये चंपारण कृषि समिति कहलाई, आगे चल के ये चंपारण कृषि समिति कहलाई। ठीक है, इस समिति के अन्य सदस्यों में गांधी जी भी शामिल थे, राजा हरिहर प्रसाद शामिल थे और D.J. रीड और C. सैनी जैसे लोग शामिल थे। 1917 अक्टूबर 1917 में इस जांच समिति ने कुछ सिफारिशें दी और कुछ सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की। पहला इन्होंने बताया कि जो नील्हों द्वारा शोषण हो रहा है, नील्हों द्वारा अवैध वसूली की गई राशि का 25% जो हिस्सा है वो रैयतों को लौटाया जाए और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो 3 कठिया पद्धति है इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो जब अक्टूबर 1917 में ये डिसीजन आया तब जाके बिहार के किसानों को, विशेष रूप से 3 कठिया पद्धति से संबंधित किसानों को राहत मिली और फिर मार्च 1918 तक चंपारण कृषि बिल पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए और इसी के साथ ही 3 कठिया पद्धति जो है वो समाप्त हो गई। ठीक है, अब बात आती है बिहार में खिलाफत आंदोलन की। 2 टॉपिक हो गए। अब अगला आता है बिहार में खिलाफत आंदोलन। ठीक है, बिहार में खिलाफत आंदोलन, बिहार में याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन, लेकिन हम खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं कहाँ पे, बिहार में। बिहार में खिलाफत आंदोलन की जब बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हसन, याद रखिएगा नाम, हसन इमाम की अध्यक्षता में 16 फरवरी 1919 को पटना में एक सभा हुई जिसमें मित्र देशों द्वारा खलीफा के प्रति उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने का प्रयास किया गया। 30 नवंबर को हसन इमाम द्वारा पटना में आयोजित एक सभा में शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया। गांधी जी द्वारा 26 जनवरी 1920 को खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग का प्रस्ताव रखा गया जिसे
29 जनवरी को मौलाना आज़ाद ने भी समर्थन दे दिया। आगे चल के देखने को मिलता है कि 19 मार्च 1920 को बिहार के पूरे मुसलमानों ने हड़ताल की और मुंगेर, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, डाल्टनगंज में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि मौलाना शौकत अली भी वर्ष 1919 में पटना आए, ये भी याद रखना है। और फिर देखने को मिलता है, ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 15 मई और 16 मई। 15 मई और 16 मई वर्ष 1920 को फुलवारी शरीफ, ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे? फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो फुलवारी शरीफ में ही वो सम्मेलन हुआ था जहाँ पे सरकार से असहयोग का प्रस्ताव जो है खिलाफत आंदोलन के दौरान पारित किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखने को मिलता है कि पटना में 1 अगस्त वर्ष 1920 को खिलाफत दिवस के दिन सभा हुई और फुलवारी के शाह बदरुद्दीन ने उलेमा की जो उपाधि थी वो त्याग कर दी। तो ये भी याद रखना है, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान उलेमा की उपाधि त्याग कर दी? तो इनका नाम है शाह बदरुद्दीन। शाह बदरुद्दीन ने जो है खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है ये अपने उलेमा की जो उपाधि थी वो त्याग दिया था। और एक नाम और आता है, इनका नाम है नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये भी याद रखना है, खिलाफत के दौरान नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद से त्यागपत्र दिया, वहीं फुलवारी के शाह बदरुद्दीन ने उलेमा की जो उपाधि थी वो त्याग कर दी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और फिर देखने को मिलता है कि यहीं पे शहाबुद्दीन थे, ये भी फुलवारी के ही थे। शमसुल थे, इन्होंने भी उलेमा की उपाधि त्याग दी। और शाह सुलेमान थे, ये भी नाम याद रखिएगा, शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया। और वकील एक थे जिनका नाम था मोहम्मद जुबैर, उन्होंने अपनी वकालत भी छोड़ दी। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान किन्होंने पद त्याग किया, किन्होंने नौकरी अपनी त्याग कर दी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज सिर्फ यहीं तक की चर्चा होती है। आज हम बहुत संक्षिप्त इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आज आपको टारगेट कुछ दिया जा रहा है जो आपको कंप्लीट करके तभी बिस्तर पे जाना है। टारगेट ये दिया जा रहा है कि अभी कौन कौन से टॉपिक हैं, इतिहास के कौन से टॉपिक हैं, सबको अपने तरफ से अलग अलग बताना है। इतिहास के वो कौन से टॉपिक हैं प्रीलिम्स के संदर्भ में जहाँ पे आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपकी कमजोरी है, जो आप चाहते हो कि डिटेल्ड एनालिसिस उस टॉपिक का हो जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि राज व्यवस्था जितना अभी तक आपने कवर किया है, राज व्यवस्था का कौन सा टॉपिक है जो स्वयं से पढ़ने पर समझ में नहीं आ रहा है, वो आप बताओगे। भूगोल जितना भी आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में अध्ययन किया है, भूगोल के वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके क्लियर नहीं है अभी, वो आप बताओगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या क्या आपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत क्या अलग अलग टॉपिक और आपने कवर किए हैं, यदि किए हैं, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम मान लो 3 घंटे में ख़त्म हो जाता, 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है या 5 घंटे में ख़त्म होता है, तो उसके बाद कुछ समय बचता होगा ना, उसमें आप क्या करते हो, तो वो आपको शेयर करना है। इतना करने के बाद ये मैं इंतज़ार करूँगा, क्लास के बाद मैं इसका इंतज़ार करूँगा कि आप ये हमें कंप्लीट करके भेजें और आप इसको कंप्लीट करके हमें दीजिए, जिससे ये पता चल सके कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। और सुबह 4 बजे अब 100% करंट अफेयर्स का सेशन मिलेगा, इसीलिए मैंने आज आपको नहीं दिया। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।